आज हम लोग 63 बीपीएससी मेंस जो 13 जनवरी 2019 को हुआ था उसका आरटीआई का एक कॉपी देखेंगे। इसमें एक स्टूडेंट का जिनका सिलेक्शन बीपीएससी में हो गया है एज ए ऑफिसर, जिन्होंने काफी बेहतर हिंदी माध्यम में अंक अर्जित किया था। 190 नंबर हिंदी माध्यम में काफी बेहतर माना जाता है। यदि इनके आंसर का अवलोकन किया जाए तो काफी सुविधा होगी आपको आंसर लिखने में। अभी आने वाले समय में 68 मेंस होगा, फिर 69 मेंस होगा। अगर इनको फॉलो करते हैं, इनके कॉपी को फॉलो करते हैं, तो समान अध्ययन पेपर 1 जो 300 नंबर का है उसमें काफी आपको सुविधा होगी। आप सभी जानते हैं 300 नंबर का क्वेश्चन होता है। यदि आप उसमें 180 प्लस 200 लाते हैं तो काफी बेहतर माना जाएगा। तो इन्होंने शुरुआत स्टैटिक्स के क्वेश्चन से की है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं 72 नंबर्स का स्टैटिक्स का क्वेश्चन आता है। 4 क्वेश्चन है, 2 लिखना है। हम लोग अभी स्टैटिक्स को नहीं देखेंगे। इस सेगमेंट में हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री में इन्होंने कैसा आंसर राइटिंग किया है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं हिस्ट्री के आंसर राइटिंग में। तो यहाँ पे जो इनका प्रश्न है हिस्ट्री का, हिस्ट्री में आपको 6 क्वेश्चन दिया जाएगा। हिस्ट्री में आपको 6 क्वेश्चन दिया जाएगा और 6 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन लिखने हैं, ये ध्यान रखना है। हिस्ट्री में काफी सुविधा रहती है, आपके पास क्वेश्चन का संग्रह ज्यादा होता है, 6 प्रश्न रहते हैं, आपको 3 लिख देना होता है। तो इन्होंने एक प्रश्न लिखा है, गांधी जी के विचार से संबंधित प्रश्न थे। आपको गांधी, नेहरू, टैगोर, जयप्रकाश नारायण, इन सभी महापुरुषों का विचार पूछा जाएगा जो 38 नंबर का होगा और आपको 400 से 500 शब्दों के बीच में, यानी 4 से 4.5 पेजेस के बीच में आपको आंसर लिखना है। तो इन्होंने जो आंसर लिखा है गांधी के विचार से संबंधित, तो ये जो पार्ट है इसे हम लोग इंट्रोडक्शन कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ये देख ले, जो नहीं जानते हैं, कोई भी आंसर जो होता है, मैं बीपीएससी मेंस की बात कर रहा हूं, तो उसका 3 पार्ट है होता है किसी भी आंसर का। पहला पार्ट होता है इंट्रो, दूसरा पार्ट होता है मेन बॉडी और तीसरा पार्ट होता है कंक्लूजन। ठीक है, तो मान लिया जाए कि आपको 400 शब्दों में आंसर लिखने हैं, तो इन 400 में आपको इंट्रो जो है मैक्सिमम 70 वर्ड में देना है, कंक्लूजन 70 से 80 वर्ड में देना है। उसके बाद जो 300 350 शब्द हैं वो आपको मेन बॉडी में देने हैं। यानी कि 6 से 8 लाइन आप इंट्रो लिखिएगा, 6 से 8 लाइन कंक्लूजन लिखिएगा। उसके बाद जो भी बचता है 3 3.5 पेज आपको मेन बॉडी में देना है। इंट्रो जनरली होता है, जैसे कि इन्होंने 4 लाइन का इंट्रो दिया है, तो आप देखिएगा ये 4 लाइन का इंट्रो काफी इन्होंने बेहतर लिखा जरूर है, लेकिन ये इंट्रो 3 लाइन और बढ़ना चाहिए। यानी कि आप शुरुआत में 7 लाइन का इंट्रो लिखिए, एक पैराग्राफ में वो इंट्रो होना चाहिए, 2 पैराग्राफ में इंट्रो नहीं होना चाहिए। यानी कि इंट्रो आप 7 लाइन का दीजिए, 6 से 7 लाइन का इंट्रो एकदम स्ट्रेट इंट्रो देना है। कहीं से भी आप एक कविता के फॉर्म में आंसर अपना मत लिखिएगा। जो हिंदी का जो कविता है या प्रेमचंद की जो भाषा है उसका प्रयोग यहाँ नहीं करते हुए, एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री का किताब है 12th लेवल का, विपिन चंद्रा या सतीश चंद्र का, उसमें जिस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है सीधा उसी लैंग्वेज का यूज करना है। तो 4 लाइन में इन्होंने लिखा है, इसे मैं गलत नहीं कह रहा हूं क्योंकि नंबर तो काफी अच्छा है, लेकिन अगर ये 3 लाइन यहां और बढ़ाते तो नंबर इनकी और आती। तो ये इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो जो महात्मा गांधी का जो विचार है
धर्म और राजनीति पे उन्होंने पॉइंट बनाया, धर्म और राजनीति लिखा। देखिए, यदि आप यूपीएससी का मेंस लिखिएगा तो वहां के जो कैंडिडेट हैं अगर ये धर्म और राजनीति लिखते तो इस तरह से उसे घेर देते। बीपीएससी में आप मत घेरिए, आप धर्म और राजनीति लिखिए, ऐसे अंडरलाइन करिए और यहां से आंसर लिखने का प्रयास मत करिएगा। आंसर यहां से लिखिएगा। इन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। पहले पॉइंट बता दिया, धर्म और राजनीति, स्पष्ट रूप से एक लाइन छोड़ के एक लाइन छोड़ के पैराग्राफ चेंज करके इन्होंने आंसर लिखना शुरू किया है। तो ये बहुत बेहतर तरीका है, तब इसी तरीके को फॉलो करना है। यानी महात्मा गांधी का जो विचार है धर्म और राजनीति का, यहाँ पे लिख दिए पॉइंट 1 धर्म और राजनीति, एक लाइन छोड़ के यहाँ से महात्मा गांधी ने जो विचार व्यक्त किए हैं उन विचारों को आप दे दीजिएगा। अब देखिए, अगर ये जो पूरा आंसर इन्होंने यहां से लेके यहां तक लिखा है एक पैराग्राफ में लिखते तो इनका नंबर कटता। इन्होंने एक लाइन, 2, 3, 4, 5, 4-5 लाइन लिखा, फिर से इन्होंने पैराग्राफ बदला, इसे 2 पॉइंट में डिवाइड कर दिया, जो काफी बेहतर माना जाता है। अगर ये चाहते तो 3 लाइन में भी कर सकते थे, तो ये 3 पैराग्राफ में करते तो और बेहतर था, लेकिन फिर भी चलिए 2 पैराग्राफ में है तो काफी बेहतर है। यानी कि हम लोग जो मेन बॉडी लिखेंगे हम लोग कोशिश करेंगे 3 लाइन से 4 लाइन जैसे ही हम लोग का होगा उसके बाद हम लोग पैराग्राफ चेंज करके फिर से लिखना शुरू करेंगे। यानी कि यदि आपको 10 लाइन लिखना है गांधी के धर्म और राजनीति को तो उस 10 लाइन को एक बार में न लिख के उसे 3 बार में लिखिए, 3 पैराग्राफ बना के लिखिए, ठीक है। तो आंसर राइटिंग का एक रूल हम लोग यहाँ पे समझ गए। ये जो तरीका इन्होंने अपनाया है काफी बेहतर है। दूसरा, अब संस्कृति पे उनका क्या विचार है, यहाँ पे इन्होंने संस्कृति लिखा, पैराग्राफ बदलते हुए इन्होंने जो भी लिखा है आप पढ़ लीजिएगा, उसमें समय व्यतीत करना बेहतर नहीं होगा। तो गांधी का मानना था कि सभी संस्कृति में अच्छी चीजें होती हैं। अगले पेज में हम लोग देखते हैं, तो फिर इन्होंने जो भी लिखा है हमेशा दूसरी संस्कृति से अच्छी चीजें, तो ये जो संस्कृति जो है महात्मा गांधी की, इन्होंने एक लाइन, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि लगभग 12-13 लाइन का संस्कृति से संबंधित इन्होंने आंसर लिखा है। यहाँ पे यदि संभव होता तो फिर इसे 3 पैराग्राफ में देते। आप यदि हम लोग ये देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों का नंबर हिंदी माध्यम वालों से ज्यादा क्यों आता है, तो इसके पीछे एक कारण ये भी होता है, जो अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट होते हैं वो छोटे छोटे पैराग्राफ को लिखते हैं, स्मॉल पैराग्राफ को यूज करते हैं, क्योंकि शुरू से कॉन्वेंट स्कूल में बताया जाता है कि आप स्मॉल पैराग्राफ में आंसर को दीजिए, बुलेट फॉर्म में आंसर को दीजिए, ताकि छोटा छोटा आंसर रहेगा तो जो कॉपी चेकर हैं उनको पढ़ना आसान होगा। तो ये थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना है, 3 लाइन 4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 लाइन कभी नहीं होना चाहिए आंसर में। फिर शिक्षा पे इन्होंने लिखा है महात्मा गांधी के विचार को। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर वर्ण व्यवस्था पे इन्होंने दिया है, यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन करना चाहिए था, आप अंडरलाइन करिएगा। इतना बड़ा आंसर मेरे अनुसार सही नहीं है, लिखा हुआ बहुत बेहतर है, लेकिन अगर इसे 2 पार्ट में बांटा जाए तो काफी बेहतर होता। तो मैं बार बार बता रहा हूं कि 3 से 4 लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप भी देख लीजिएगा किस तरह का आंसर है। फिर साध्य एवं साधन का सातत्य जो महात्मा गांधी का विचार है वो इन्होंने दिया है। अब ये जो यहाँ पे लिखे हैं समग्रतः, यानी कि कंक्लूजन दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ऐसे लिखिएगा निष्कर्ष, निष्कर्ष लिख दिए, यहाँ पे पॉइंट दे दिए और यहाँ से निष्कर्ष लिखना हम लोग शुरू कर दिए। अब इन्होंने यहाँ पे निष्कर्ष जो दिया है 4 से 5 लाइन का निष्कर्ष दिया है जो सही नहीं है, 4 से 5 लाइन का निष्कर्ष दिया है जो सही नहीं। यहाँ पे
निष्कर्ष कम से कम 7 लाइन का होना चाहिए, या थोड़ा निष्कर्ष बढ़ रहा है तो उसे भी 2 पैराग्राफ में आप कर सकते हैं। कोई कोटेशन आप चाहें तो दे सकते हैं, और पॉजिटिव निष्कर्ष एकदम होना चाहिए। तो इन्हें देखिए 38 में 21 नंबर आया है, खराब नंबर नहीं है, लेकिन यदि ये छोटा छोटा पैराग्राफ का यूज मेन बॉडी में करते, इंट्रो छोटा के जगह पे थोड़ा सा बड़ा देते और कंक्लूजन छोटा से थोड़ा सा बड़ा देते, तो ये नंबर पक्का है कि 25 चला जाता। यानी कि यहाँ पे ये 5 से 6 नंबर का नुकसान इनको हुआ है। और जो पॉइंट और जो ये आंसर लिखे हैं उसे यदि डायग्राम में दिखाते तो और बेहतर होता। तो इस तरह से अगर कंटेंट बहुत बेहतर है, अब इसी कंटेंट को जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि इंट्रो 6 से 7 लाइन, कंक्लूजन 6 से 7 लाइन और मेन बॉडी छोटे छोटे पैराग्राफ में हो तो नंबर काफी आता। अगर ये रूल फॉलो होता तो नंबर जरूर 21 से बढ़ के 26, 27, 25 आ जाता। तो एक आंसर हम लोगों ने देख लिया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, एक मिनट, अच्छा ये आंसर हम लोग देखते हैं, आप स्क्रॉल करके देखिएगा। ये है आपको पटना कलम के बारे में लिखा हुआ है। आप जब एग्जाम दीजिएगा तो आप देखिएगा आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन प्रत्येक साल रहता है 38 नंबर का, ठीक है। इसमें अगर इस साल पटना कलम के बारे में पूछा है तो अगले साल मौर्यन आर्ट के बारे में पूछेगा, उसके बाद पाल कला पे पूछेगा। यही 3 मुख्य पोर्शन, ये 3 क्वेश्चन है, पटना कलम, पाल कला या मौर्य कला। ये 3 क्वेश्चन फिक्स है। अगर आप 3 क्वेश्चन बना लेते हैं 5-5 पेज का और अच्छे से पढ़े रहते हो तो एक क्वेश्चन 38 नंबर का फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने पटना कलम लिखा है, काफी बेहतर है, लेकिन हम लोग फिर से देखेंगे कि इनका जो काफी बेहतर नंबर 190 है, 200 क्रॉस क्यों नहीं कर पाया। क्या ये करते कि 200 क्रॉस करता। तो इन्होंने जो इंट्रो दिया है मुगल काल में जब औरंगजेब यहाँ का शासक था, यानी कि यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि पटना कलम चित्रकारी है वो शुरुआत कैसे हुई। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो हुआ क्या था कि जब मुगल के सत्ता पे औरंगजेब बैठे, हम लोग ये भी जानते हैं कि जिस समय जहांगीर सत्ता पे थे तो वो चित्रकारी का सबसे स्वर्ण युग माना जाता था मुगल काल में, लेकिन उनके बाद शाहजहां तक स्थिति बेहतर थी। फिर जब औरंगजेब आए तो वो शरिया कानून को मानने वाले शासक थे, और शरिया कानून में आर्ट को यानी कि कला को प्रश्रय नहीं दिया जाता है। यानी कि संगीत पे प्रतिबंध है इस्लाम में, चित्रकारी पे प्रतिबंध है इस्लाम में। तो यही कारण से औरंगजेब ने चित्रकारी को प्रतिबंधित किया। तो जो दरबारी चित्रकार थे या फिर उसके आसपास के जो भी चित्रकार थे वो धीरे धीरे दिल्ली दरबार से पलायन करने के लिए मजबूर हुए। कुछ लोग राजस्थान की ओर गए, कुछ पहाड़ के तरफ गए यानी कि हिमाचल प्रदेश की ओर गए। कुल्लू चित्रकारी, मंडी चित्रकारी हम लोग जानते हैं, उदयपुर की चित्रकारी हम लोग जानते हैं। फिर वही लोग वहां से उठ के पूरब की ओर आए यानी बंगाल में आए। बंगाल में उस समय मुर्शिदाबाद राजधानी थी। वहां के जो शासक थे मीर जाफर, वो कला प्रेमी थे। तो इन्हीं चित्रकारों को उन्होंने प्रश्रय दिया और गंगा नदी के आसपास जो वहां का हुगली नदी माना जाता है वहां पे इन्हें बसाया। लेकिन फिर क्या हुआ कि मीर जाफर के बाद इनका पुत्र मीरन सत्ता पे आया और वो शरिया कानून को माना। तो फिर से चित्रकारी पे प्रतिबंध लगा और वो चित्रकार मुर्शिदाबाद से उठ के पटना आए, क्योंकि उस समय पटना कलकत्ता के बाद सबसे बेहतर आर्थिक रूप से माना जाने वाला शहर था। अंग्रेज और जो भी अतिरिक्त यूरोपियंस थे या जो
धनाढ्य लोग थे, उनका आवास यहाँ था। तो यहाँ से पटना चित्रकारी मुर्शिदाबाद से उठ के जब आई तो पटना चित्रकारी लगभग 1760 के आसपास यहाँ पे फलना फूलना शुरू हुई। तो वही इंट्रो इन्होंने दिया है यहाँ पे औरंगजेब के बाद। आप इसे बेहतर तरीके से पढ़िएगा, कंटेंट काफी बेहतर है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, कंटेंट तो इनका काफी बेहतर है इंट्रो का, लेकिन इतना लंबा इंट्रो नहीं होता है। यहाँ पे इन्हें इंट्रो फिर से मैं कहूंगा 6 से 7 लाइन का देना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और ये बात सीधा सीधा बताना चाहिए था कि पटना कलम चित्रकारी हम किसे कहते हैं और कैसे शुरू हुआ। तो इतना लंबा एक लाइन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन का इंट्रो नहीं होता है। ये 6 से 7 लाइन में इन्हें देना चाहिए था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और इसमें देखते हैं फिर आगे क्या लिखा है इन्होंने। उसके बाद जो एक विशेषता पूछा था, एक ही प्रश्न है, पटना कलम की विशेषता बताएं। तो इनकी मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। यहाँ पे इन्होंने बहुत बेहतर सुधार किया है और आप देखिए कि 8-9 पॉइंट में इन्होंने विशेषता को बताया है। ये विशेषता काफी बेहतर है, 2 से 3 लाइन की, यानी कि जो मेन बॉडी है और मेन बॉडी का रूल है कि आप 3 से 4 लाइन में लिखिए। तो इन्होंने काफी बेहतर लिखा है, पॉइंट में लिखा, ये भी बेहतर है, ये भी बेहतर है, आप पढ़ सकते हैं उसको। तो यहाँ पे 5 पॉइंट यहाँ हो गया, फिर यहाँ पे 7, यानी कि 8 पॉइंट में इन्होंने विशेषता को बताया है, जो काफी बेहतर है। अब यहाँ पे एक गलती फिर हुई है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये चित्रकला का पतन कैसे हुआ। तो चलिए यहाँ पे ये ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो पतन हुआ और यही कंक्लूजन है इनका, यानी कि यहाँ पे जो कंक्लूजन दे रहे हैं, तो हो सकता है कि जो कॉपी चेकर है उन्हें पता न चले कि कंक्लूजन कहाँ पे समाप्त हुआ। तो यहाँ पे निष्कर्ष लिखना आवश्यक है कि अब हम निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। तो इन्होंने निष्कर्ष जो लिखा है कि हालांकि यह चित्रकला संरक्षण धन के अभाव में वर्तमान में लुप्त हो चुकी है, लेकिन इसकी महत्ता आज भी बिहार की गौरवशाली धरोहर के रूप में वर्तमान में है और पटना संग्रहालय और खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी में संग्रह किया गया है। यहाँ पे 4 से 5 लाइन का इन्होंने कंक्लूजन लिखा है, इसे 7 से 8 लाइन में लिखना चाहिए था और वर्तमान से कनेक्ट करना चाहिए था और साथ में मधुबनी चित्रकारी से भी कनेक्ट करना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को ये बताया जा सके कि हम मधुबनी चित्रकारी के बारे में भी जानते हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद मधुबनी चित्रकारी आप देखिएगा कि पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहा है। बिहार में मधुबनी, दरभंगा में जो विशेष रूप से कर्ण कायस्थ समुदाय जो है, वो मधुबनी चित्रकारी को काफी बेहतर रूप से शुरू से उस पे काम हो रहा है। वो लोग अमेरिका, इंग्लैंड जाके उस चित्रकारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मधुबनी चित्रकारी से कनेक्ट करना चाहिए, साथ में सोशल मीडिया को इसमें जोड़ना चाहिए था कि यदि सोशल मीडिया का उपयोग किया जाए तो पटना चित्रकारी को आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी हाल में एक पुस्तक का विमोचन हुआ था नीतीश कुमार के मदद से पटना चित्रकारी पे, और आप उस पुस्तक को बिहार संग्रहालय में देख सकते हैं। तो इसे करेंट के कंटेंट से यदि ये जोड़ते हैं तो यहाँ पे इनका नंबर 20 नहीं होके 26-27 होता है। 6-7 नंबर का इन्होंने लॉस किया है। साथ में ये जो दिखाए थे पलायन के बारे में कि किस प्रकार पटना चित्रकारी का पलायन हुआ, उसे इन्हें मैप के द्वारा बताना चाहिए था कि जैसे यहाँ दिल्ली है, यहाँ पे चित्रकार रहते थे, ये उठ के यहाँ पे मुर्शिदाबाद में आए और मुर्शिदाबाद के बाद ये फिर पटना में आए। तो ये एक बेहतर मैप के माध्यम से इन्हें बताना चाहिए था, यानी कि एक मैप का लॉस हुआ
दूसरा कंक्लूजन, पता नहीं चला कि कहाँ पे कंक्लूजन खत्म हो गया है, तो कंक्लूजन लिखना जरूरी है कि ये निष्कर्ष है, उसके नीचे से हम लिख देंगे। फिर भी इनका जो 190 नंबर है काफी काबिले गौर है। अगर ये मैप का यूज करते, दूसरा इंट्रो और कंक्लूजन थोड़ा सा बड़ा लिखते, तो नंबर निश्चित है कि 205 जाता, क्योंकि इनका जो मेन बॉडी है काफी बेहतर है। तो इन सभी चीजों पे आप भी ध्यान दीजिएगा। और इनका जो आंसर है काफी बेहतर है, लेकिन साथ में यदि मैप को जोड़ दिया जाता, डायग्राम को जोड़ दिया जाता, फ्लो चार्ट को जोड़ दिया जाता, इंट्रो और कंक्लूजन स्पष्ट रहता, थोड़ा सा बड़ा रहता, तो नंबर निश्चित ही 210 जाता। और 20 नंबर बीपीएससी में बहुत बड़ा नंबर माना जाता है, क्योंकि एक एक नंबर से एग्जाम में लोग फेल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसी कॉपी में पार्ट 2 में देखेंगे कि अगला आंसर इनका क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।